माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के संबंध में जानकारी दूंगी। आज आपकी हेडिंग है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे पहले के पार्ट में आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में देखा था। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से हमारा तात्पर्य है कि लागत में वृद्धि के कारण जो कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। ऑन द वन हैंड prices were rising and on the other hand production was falling। कभी कभी कंट्री में ऐसा होता है कि एक तरफ तो कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम होने लगता है। तो इकोनॉमिस्ट का ये मानना था, इकोनॉमिस्ट ने ये कंक्लूड किया दैट इन्फ्लेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस सिचुएशन where aggregate demand is falling but cost of production is rising। डिमांड जो है फॉल कर रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। इन्फ्लेशन दैट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट, वो इन्फ्लेशन जो कि कॉस्ट में बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है, इस इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दिस सिचुएशन देयर इज राइज इन प्राइसेस। कीमतों में वृद्धि होती है एक तरफ और दूसरी तरफ फॉल इन आउटपुट, आउटपुट कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम होता है और डिमांड में कमी आती है लेकिन कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं। ऐसी सिचुएशन अगर अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिल रही है तो हम ये कहेंगे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की स्थिति से गुजर रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज इन कॉस्ट। किसका परिणाम है? राइज इन कॉस्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमारी डिमांड जो है कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है और इस वजह से जब काम नहीं मिल रहा है लोगों के पास, उनकी आय कम होगी, आय कम होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है अर्थव्यवस्था में कि प्राइस लेवल जो है वो हमारा बढ़ रहा है। द बेसिस ऑफ कॉस्ट पुश थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन इज दैट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बोथ बिजनेस एंड लेबर एस्टैब्लिश higher price for their product or services than would prevail in perfectly competitive market। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। आपके सामने है डायग्राम, इस पे हम लोग की स्टडी आगे आ रही है और इसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको बता रहा है। इस डायग्राम में देखिए आउटपुट जो है वो हमने OX एक्सिस पर आउटपुट को शो किया है और OY एक्सिस पर हमने प्राइस लेवल को शो किया है। और DD इज द डिमांड कर, आप देख रहे हैं DD इज द
डिमांड कर्व, एंड एस एस ये जो हैं, ये एस एस जो हैं, ये डिफरेंट लेवल पर सप्लाई है, जो कि आप देखिए दैट बिकम्स पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस आफ्टर पॉइंट ए। ये जो सप्लाई है ए बिंदु के बाद ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट पॉइंट ए रिप्रेजेंट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वो स्थिति है जहाँ पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बिंदु को हमने प्राप्त कर लिया है। एंड OM3, नीचे आप देखिए OM3, दिस पॉइंट OM3 रिप्रेजेंट आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वो स्थिति है जिस पर अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ गई है और जो हम आउटपुट उस समय प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज OM3। सपोजिंग SS is the initial supply curve that intersects demand curve DD at point E। DD जो है ये हमारा डिमांड कर्व है, SS जो है ये हमारा सप्लाई कर्व है, जो कि पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। Consequently, OM will be the output। ऐसी स्थिति में OM जो होगा वो आउटपुट होगा और दिस इज प्राइस लेवल। OP, this is P, this is P1 and this is P2। तो दिस यहाँ पे E बिंदु पे डिमांड और सप्लाई कॉन्साइड कर रही है, दैट इज दिस इज आउटपुट एंड दिस इज प्राइस एट द पॉइंट लेवल E, जहाँ पे कि डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए, कॉन्सिक्वेंटली OM will be the output and OP the price level। When cost of production rises, अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। न्यू सप्लाई कर्व assumes the shape S1S। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में सप्लाई कर्व जो है ये आगे बढ़कर S1S का शेप ले रहा है, S1S का शेप ले रहा है। एंड इंटरसेक्ट द डिमांड कर्व DD एट पॉइंट E, पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है दैट विल बी E1। E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इंडिकेट्स फॉल इन द आउटपुट टू OM1। आउटपुट जो है हमारा यहाँ से घट के यहाँ पर OM1 पे आ जाएगा। एंड राइज इन द प्राइस, और प्राइस जो है ये हमारा OP से बढ़ के OP1 पे आ रहा है। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज स्टिल मोर, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके बाद भी बढ़ रही है, if cost of production rises still more, then new supply curve will be S2 and S, which will intersect demand curve DD at point E2। It means that output will fall to OM2। OP प्राइस लेवल पे आउटपुट जो होगा वो हमारा OM2 बिंदु पर पहुंच रहा है। ये देखिए सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है जो E2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है पहले से भी कम हो जाएगा, लेकिन कीमतें जो हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है हमारा आउटपुट जो हो रहा है वो देखिए M3 से M से फिर M1 और M2 धीरे धीरे करके घट रहा है। तो ये फिगर ये प्रूव करती है दैट अंडर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन प्राइस लेवल कंटिन्यूज टू राइज बट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू फॉल।
ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या हमें पता चलता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल जो है वो लगातार यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ तक पहुँचा, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट जो है धीरे धीरे घट रहा है। अब आउटपुट घटने का मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी घटेगा। अब देखिए, ये जो अभी हमने बताया ऐसा क्यों होता है अर्थव्यवस्था में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज पॉसिबल अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं, बल्कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जिन मार्केट्स में है वहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की संभावना अधिक रहती है। देयर आर टू मेन रीजंस फॉर इट। इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेज, मजदूरी दर में वृद्धि, और वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं। दूसरा है इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ में वृद्धि, या प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन क्यों होता है अर्थव्यवस्था में, एक तो वेज इंड्यूस इन्फ्लेशन या फिर प्रॉफिट इंड्यूस इन्फ्लेशन की वजह से। और तीसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ की इनपुट्स, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बढ़ने से भी हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती है और हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है। इनकी विस्तृत जानकारी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वेजेस के बढ़ने के क्या क्या कारण हैं, प्रॉफिट किन किन कंडीशंस में बढ़ता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो उनकी जो फैक्टर की कॉस्ट है वो किन दशा में अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स, प्राइस लेवल के बढ़ने का कारण, आउटपुट के घटने का कारण, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों घटता है, वेज क्यों बढ़ाई जाती है उत्पादन में, और प्रॉफिट अर्थव्यवस्था में किन किन कंडीशंस में होता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्यों अर्थव्यवस्था में या किन किन कंडीशंस में अर्थव्यवस्था में फैक्टर ऑफ कॉस्ट बढ़ती है, जिस वजह से ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की स्थिति हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं। इस पर विस्तृत विश्लेषण जब हम इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आपको बता रहे थे उस समय भी हमने ये सारे तथ्य आपके सामने स्पष्ट किए थे। यहाँ पर आपको जानने के लिए ये आवश्यक है कि कॉस्ट पुश जो डायग्राम के माध्यम से ऐसा क्यों होता है, जिसमें आप देख रहे हैं डिमांड आपने बनाई, फिर डिफरेंट जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई कर्व में क्या चेंजेस आती हैं, इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है, प्राइस लेवल में क्या चेंज आता है। तो जैसे जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे हमारा इक्विलिब्रियम चेंज होता जा रहा है वैसे प्राइस लेवल का स्तर, मतलब आउटपुट जो है हमारा जैसे जैसे घटता जा रहा है, OM3 से OM, फिर OM1, OM2, वैसे हमारा प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आउटपुट के घटने का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी फेस करेगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बताया था, इस वाले वीडियो में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से दोनों डायग्राम के माध्यम से अपना ये प्रेजेंटेशन देंगे। एक बार डायग्राम को आप और अच्छे से देख लीजिए या आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।